हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। तो आज सेबी ग्रेड का फेज 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। आज हम डिस्कस करने के लिए हैं सेबी ग्रेड के फेज 1 एग्जामिनेशन के पेपर 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को। पेपर 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे रहा। तो आपका सेबी ग्रेड के फेज 1 के एग्जामिनेशन में दो पेपर लिए गए। पेपर 1 जिसमें कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, एंड पेपर 2 के अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स कॉमर्स, कॉस्टिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। पेपर 1 की बात करें, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ का रिक्वायरमेंट है वो है 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। काफी स्टूडेंट्स को रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट कॉन्ट्स वाला पार्ट थोड़ा सा इजी था। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, बट ऐसे भी काफी स्टूडेंट्स होंगे जो इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्यू आर ई थोड़ा सा वीक है, इसीलिए वो सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस के एग्जामिनेशन को ऑप्ट करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 30 मार्क्स ही लेकर आने होते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट्स होंगे पक्का जिनका पेपर 1 की कट ऑफ नहीं निकलेगी। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स लेकर आने थे आउट ऑफ 100, और दोनों एग्जामिनेशन के क्यूमुलेटिवली आपको 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स लेकर आने क्वालिफाई करने के लिए मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी का लेवल था वो मॉडरेट ही था, इसको डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल का ही था, इजी टू मॉडरेट। अब यहाँ पे 40 मार्क्स तो काफी लोगों के आ जाएंगे, कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगी। बट अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम पेपर 2 के अंदर जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर हमारे मार्क्स को कैसे एकदम बढ़ाएं और कैसे मतलब एक अच्छा स्कोर लेकर आ सके, ताकि हमारा सेबी ग्रेड के ऑफिसर का सिलेक्शन थोड़ा सा चांसेस बेटर हो सके। चलो हम आंसर की को डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। उससे पहले आज से 2 दिन पहले मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया था यूट्यूब के ऊपर, जहां पर मैंने आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। इन टॉपिक में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बताएंगे जी, इस अगर आपने वीडियो को देखा होगा और काफी क्वेश्चन अगर आपके लग गए होंगे कम टॉपिक को पढ़ के, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से। चलो बात को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज को रेफर करना है तो एमसीक्यू कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं 1499 में, एंड फुल कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं 2999 के अंदर, ये रमन क्लासेस .com के ऊपर ये वेबसाइट है। चलो बात को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। मैंने आप सभी को बोल रखा है कि एनसीईआरटी तो आपको जरूर कवर करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक से, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से, जो कि है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अगर आपने स्पेसिफिकली कहीं पे नहीं पढ़ रखा है इस डबल एंट्री के बारे में, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, जहां पर बोलता है कि आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट पे है, बट कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी। तो आपको दोनों टॉपिक अगर आपने पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपको सोर्सेज ऑफ फंड, कि कहां से पैसा आया, कहां से आपको मतलब फंड्स मिले जिससे आपने उसको आपने अप्लाई करा, यूज करा। अगर आपके पास पैसा है, आपने शेयर्स को इशू करा और उसको यूज करके आपने मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी वगैरह। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, उसके अंदर आपने कुछ कैश की पेमेंट नहीं करी और आपने डायरेक्टली शेयर्स को इशू कर दिया, तो वो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है कि हमारा सोर्स ऑफ फंड है इशू ऑफ शेयर्स, जो कि डायरेक्टली कर दिया गया परचेज ऑफ मशीनरी के लिए। तो एक सोर्स ऑफ फंड इज इशू ऑफ शेयर्स एंड उसका एप्लीकेशन है कि परचेज ऑफ मशीनरी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्क है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्टली और प्रिसाइजली कैश की बात करता है कि कैश आया कि नहीं आया। इस ट्रांजेक्शन की जो हमने बात करी कि अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर लिया डायरेक्टली शेयर्स को इशू करके, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी, कोई कैश का लेन देन तो हुआ नहीं। बट वही ये ट्रांजेक्शन फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगी। सोर्सेज ऑफ फंड दिखाया जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स, एंड उसका एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे लिमिटेशन पूछी गई थी कि लिमिटेशन क्या होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर एक इजी ऑप्शन था कि आप बता नहीं सकते कि अभी क्या कैश की पोजीशन है कंपनी की फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए। अगर आपको कैश की पोजीशन जाननी है, कैश की ट्रांजेक्शन जाननी है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में। तो ये आप स्पेसिफिकली जिसका इंड एस 36 है वहां पे आपको नहीं जाना। यहाँ पर इंड एस 16 जो आपके आपके सब्जेक्ट के अंदर है, सॉरी आपके सिलेबस के अंदर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तो वहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है।
और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होता क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है कैरिंग वैल्यू, जितने भी आप एसेट को कैरी कर रहे हैं अगर वो एक्सीड कर जाते हैं, कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, मतलब रिकवर हम कम कर पाएंगे। हमने अपने एसेट को कैरी कर रखा है कितने पे, 1 लाख रुपए पे, और अगर बात करें रिकवरी की कि कितने रिकवर कर पाएंगे, तो कह रहे 20,000 रुपए ही रिकवर होंगे। तो इस केस में आपका 80,000 रुपए का नुकसान हो गया। इसको इम्पेयरमेंट बोलेंगे एसेट के पर्सपेक्टिव में। इसके बारे में डिट्टो क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के अंदर है, ये डेफिनेशन के ऊपर ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको बोला था कि रेशियो एनालिसिस आप पढ़ के जाना जरूर, और इसमें भी एक बेसिक क्वेश्चन आया लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। आपको करंट एसेट्स दे रखे थे 80,000 के, करंट लायबिलिटी 40,000 की दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है 30,000 की, आपको कैलकुलेट करने को बोला गया क्विक रेशियो। तो यहाँ पर जो आपके करंट एसेट्स हैं उसके अंदर से आपको इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, तो आपके करंट एसेट्स निकल कर आएंगे 50,000 के, और उसको आपको डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी से। ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला है। जो आपके क्विक एसेट्स हैं जो कि 50,000 के हैं, उसमें आप इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करेंगे, साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड करते हैं, उससे आप डिवाइड करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे करंट लायबिलिटी को। तो कहीं ना कहीं आंसर है 1.25:1। इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में हमारे इंक्लूडेड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से है। इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर डोमिनेंट पार्ट नहीं रहा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, जो कि पहले के एग्जामिनेशन में देखा गया है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस प्री के एग्जामिनेशन में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इतने क्वेश्चन नहीं है, तो आप प्रिपेयर रहे, कहीं ना कहीं मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें कि एक ये रॉन्ग क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शंस दिए गए वो दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं। दो ऑप्शंस क्या थे, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड आपको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई है। देखो, अगर आप कोई भी एंटिटी हो अदर देन फाइनेंसिंग कंपनी, अगर आप बैंक वगैरह नहीं हो और आप अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिसिप्ट है। आपने इन्वेस्ट करोगे पैसे कहीं पे, वहां पे आपको रिसीव हुए हैं। वहीं अगर आप परचेज करते हो किसी इक्विपमेंट का, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आपके ऑपरेशंस में वो नहीं जाएगा, आपका काम इक्विपमेंट को खरीदना और बेचना नहीं है अनलेस एंड अनटिल। तो अगर आप कोई भी इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये गलत क्वेश्चन है, बट आप सभी को पता होना चाहिए अब तक कि गलत क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से उसको टैकल करना है। तो अगर मैं इस एग्जामिनेशन को दे रहा होता तो मैं चूज करता परचेज ऑफ इक्विपमेंट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नोट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत क्लैरिटी से लिखा गया है एग्जाम्पल्स वगैरह देके कि आप कोई भी प्लांट, कोई भी इक्विपमेंट, इंटैंजिबल कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, ओके, बात सेटल्ड है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम का आंसर होना थोड़ा सा गलत लग रहा है, थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। गलत की बात तो नहीं कहूंगा, दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रॉन्ग क्वेश्चन। आगे और भी रॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा नहीं लगता कभी कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन हो रहा है, सेबी ग्रेड के ऑफिसर का एग्जामिनेशन है और क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। चलो, अगला सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉयल्टी की पेमेंट अगर करी जा रही है गवर्नमेंट को, अगर आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उसको कैसे, किस पर्टिकुलर मतलब एक्सपेंस में इंक्लूड करा जाएगा। तो रॉयल्टीज अगर प्रोडक्शन पे दी जा रही है तो उस केस के अंदर वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हमारे एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एबीसी कॉस्टिंग अंडरलाइंग बेस ऑन विच एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इज डन। अब एक्टिविटी के ऊपर कॉस्टिंग कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके लिए आपको सेपरेट मेजरमेंट करना होता है कॉस्ट का। आप हर एक एक्टिविटी का सेपरेट मेजरमेंट कर रहे हैं कॉस्ट का, तो इसलिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक बेटर आंसर होना चाहिए। वही कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ड्राइवर एक परफेक्ट आंसर नहीं है। इन सब की डेफिनेशन को हम बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस कर चुके हैं। अगर कॉस्ट ड्राइवर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल जो इफेक्ट होता है कि कैसे कॉस्ट इंक्रीज होती है। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आप चेंज करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज आएगी, वो एक कॉस्ट का ड्राइवर है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट की बात करें तो आप किस यूनिट में कॉस्ट को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीमेंट बना रहे हैं तो उस केस में आप केजी में या फिर टन के अंदर उसको मेजर करेंगे, वो कॉस्ट यूनिट्स होता है। ओके जी, ऐसे आपके ऑप्शन से तो जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा था वो था कॉस्ट ऑब्जेक्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये भी लिस्ट में इंक्लूडेड था कि आपको जो पढ़ना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल को पीवी रेशियो के।
तो यहाँ पर दे रखा था कि पीवी रेशियो 30% है, जो बैलेंस 70% है वो क्या है, तो इसका आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। सेम क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज के अंदर है, अगर पीवी रेशियो 40% है तो फिर रिमेनिंग 60% क्या है, आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये भी एक इजी ऑप्शन है। देखो अगर आपने ये एमसीक्यूज वगैरह नहीं कर रखे तो आपके लिए, क्योंकि जो आपके आगे के ऑप्शंस है आपने तो देख लिया कि यार प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, हाँ सही लग रहा है, बट इसके साथ जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर आपने इन टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रखा है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो आंसर है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के ऊपर। सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर हमारे एमसीक्यूज के अंदर दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन आता है लीन सिस्टम का। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि कॉस्टिंग के अंदर हमने कितने कम टॉपिक आपको बोले थे पढ़ने के लिए, कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लो, आप टाइप ऑफ कॉस्टिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी लिखते हैं वो पढ़ लो, लीन सिस्टम को पढ़ लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ लो, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन निकल जाएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे। और आपके सामने मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया और लीन सिस्टम के ऊपर 3 क्वेश्चन आए। चलो लीन सिस्टम का पहला क्वेश्चन है डैश इज अ सब सेक्शन ऑफ जेट एंड लीन सिस्टम, उसके अंदर क्या बोलते हैं हम, तो वो है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। सेम वर्ड्स आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बुक में दे रखे हैं, जिसको देख के हमने अपने नोट्स को बना रखा है। सेम लाइन, यही लाइन उठा के आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है लीन सिस्टम के बारे में, अगर वेस्ट मिनिमाइजेशन आपको करना है, कम से कम वेस्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर खुद ही लीन सिस्टम है। लीन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन। सेम का सेम डायरेक्ट लाइन उठा के आपसे पूछी गई है। आपको जब मैंने पढ़ाया था तो ऋतिक रोशन का एग्जांपल देके कि लीन क्या होता है जी, कोई भी वेस्ट नहीं है, सारा मतलब परफेक्ट हमने एक प्रोसेस बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम, जो कि है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे वो भी बड़े कंफ्यूजिंग थे, मेंटेनेंस की जगह कुछ और एक सिमिलर सा वर्ड दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं रट्टे मारने भी जरूरी है। और इसका भी डेफिनेशन सेम लाइन के साथ उठाई गई है, कोई एक वर्ड का भी फर्क नहीं है यहाँ पर भी, कि इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपनीज एक्ट का, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूं कि कोई एक ऐसा आप रेफर करें एमसीक्यूज को जिन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन को कवर कर रखा हो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस कंपनीज एक्ट के आप एमसीक्यूज से कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो एमसीक्यूज से करा जा सकता है, वो है कंपनीज एक्ट। अब मैंने आपको बोला था अराउंड 750 एमसीक्यूज करना, देखते हैं जिसके अंदर कितने एमसीक्यूज ऐसे आए, कितने मतलब क्वेश्चन ऐसा है जो आप एमसीक्यू से अटेम्प्ट कर सकते थे। चलो पहला क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का, सिक्योरिटीज इशूड इन डीमैट फॉर्म, जो सेक्शन नंबर 29 सबसे पहली बात वो बोलता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर आप पब्लिक कंपनी हो, किन्हीं पार्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो आपको सिक्योरिटीज को इशू करना है, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं, डीमैट फॉर्म के अंदर। तो जो डीमैट फॉर्म को आप इशू करेंगे तो वहां पे आपको किस पर्टिकुलर एक्ट की बात को मानना है, तो वो एक इजी सा ऑप्शन है, डिपॉजिटरी एक्ट की बात को आपको मानना है। तो अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रखा है तो यहाँ पर भी आपको डिपॉजिटरीज पता होने चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो एक सिक्योरिटी को डीमैट में कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिपॉजिटरी एक्ट की बातों को मानते हुए ये वाला पर्टिकुलर डीमैट फॉर्म में लेके जाना सिक्योरिटीज को। इजी क्वेश्चन था, इसको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है एग्जेम्पशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं आप उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बट इसके अलावा कोई ऐसा एरिया है कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? स्पेसिफिक आंसर है कि आप क्रेडिटर्स को, जिनसे आपने पैसा ले रखा है उनको पैसा देना है, बट आपके पास पैसा नहीं है तो आप उनको शेयर्स इशू कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसके साथ कुछ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान हो, मतलब कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या फिर किसी ने कोई डेट रीस्ट्रक्चरिंग करी हो, उस केस के अंदर ही आप क्रेडिटर्स को अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर। सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज का, सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज का। देखो एक तो हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन को इंक्लूड करा कि आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं शेयर्स को सेक्शन नंबर 53 के हिसाब से, एक स्वेट इक्विटी शेयर्स है, और दूसरा अगर बात करें कि एज एन एक्सेप्शन टू प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, स्पेसिफिकली आप क्रेडिटर्स को शेयर इशू कर सकते हैं, वो भी इन पर्सन टू अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेट इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड क्या होता है, तो सेक्शन 54 का एक
क्वेश्चन है जिसका आंसर है 3 इयर्स। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू, सेम क्वेश्चन है जी, सारे के सारे लिख लो। ओके, अगला क्वेश्चन आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग विच राइट इशू को ओपन रहना चाहिए। राइट इशू का सेक्शन है सेक्शन नंबर 62। अब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर जो आपको टाइम दिया गया था वो 15 मिनिमम डेज 15 टू 30 डेज दिया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कैसे गलत है। इन्होंने सेक्शन डायरेक्टली पढ़ लिया। अब सेक्शन के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं कि जो भी राइट इशू रहेगा वो नॉट लेस देन 15 डेज ओपन रहेगा और नॉट एक्सीडिंग 30 डेज रहेगा। बट यहाँ पर वो ये लाइन पढ़ना भूल गए जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है कोई और मिनिमम टाइम को भी। अगर गवर्नमेंट का मतलब बात करें कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रेस्क्राइब करा है तो हाँ, उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखा है। गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि जो राइट इशू का टाइम है वो 7 डेज का भी हो सकता है मिनिमम की बात करें तो। यहाँ पर देखो नॉट लेस देन 7 डेज कर रखा है। तो ये क्वेश्चन गलत है, आपकी गलती नहीं है। हमारे तो देखो कंटेंट के अंदर सारा अपडेटेड पार्ट ही कवर्ड है। बट जब भी मैं लेक्चर्स आजकल ले रहा हूँ तो हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले ये होता था जो कि अब चेंज हो गया, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन हम ऐसे देख चुके हैं जो आईबीपीएस गलत पूछ रहा है। चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में भी कवर्ड है। ठीक है जी, 30 डेज है कि हाँ इतना टाइम होना चाहिए, नहीं तो वो डिक्लाइन कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है डिविडेंड के बारे में। अच्छा, अगर कंप्लीटेड की बात करें तो हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं एक आधा या दो क्वेश्चन आए हैं। मतलब उन्होंने प्रपोर्शन सही मेंटेन करा है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। चलो, अगला क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है बट 30 दिन तक अगर पेमेंट नहीं हुई तो उसको विद इन कितने डेज आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। सेक्शन नंबर 124 है जिसका आंसर है 7 डेज। सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर 7 डेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। देखो, ऑडिटर की रिमूवल की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोसेस है। पहला बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद आप एक रेजोल्यूशन पास करते हैं मेंबर्स के पास जाके कि हाँ जी इसको हम हटाना चाहते हैं। उसका भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। यहाँ पर जो बात करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बारे में बात करी गई थी। तो इजी क्वेश्चन है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए तभी आप एक ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर कवर कर रखा है। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी मेड। उसके अंदर भी टाइम है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनसे अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आया था कि लिस्टेड कंपनी है तो वो किस टाइप के डायरेक्टर को, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर को वो अपॉइंट करवा सकती है। इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, बहुत इजीली आप मेकआउट कर सकते थे कि इसका आंसर है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जब मैं इसको पढ़ा रहा था सेक्शन को तभी मैंने बोला था कि पहले भी एग्जामिनेशन में इस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो, इसका अगर नोट्स की बात करें तो यहाँ पर है कि लिस्टेड कंपनी है उसको एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनको डिफाइन कर रखा है, वो आगे एप्लीकेशन देंगे तो फिर अपॉइंटमेंट करी जा सकती है। यहाँ पर भी क्वेश्चन ही एमसीक्यूज के अंदर आपका कवर्ड हो रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमम टाइम टू गिव नोटिस टू डायरेक्टर बिफोर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में आने के लिए उनको पहले बताना पड़ता है ना, आपको नोटिस देंगे तो कह रहे कितने दिन आपको नोटिस देना पड़ेगा, कितने दिन मिनिमम देने पड़ेंगे कि वो सोच सके ना कि क्या बातें करेंगे मीटिंग में जाके। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 7 डेज है। अगर मेरे एमसीक्यूज की बात करें तो वहां पर मैं थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यूज दे रखे हैं तो यहाँ पर हमने वो 7 डेज का ऑप्शन नहीं दिया, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दे दिया था। बट इसके ऑप्शन का जो आंसर है उसको तो एक्सप्लेन कर रखा है कि 7 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। और ये 7 डेज का टाइम ऐसे रिजिड भी नहीं है, अगर कोई अर्जेंट काम है तो उस केस के अंदर ये 7 डेज के पीरियड को रिड्यूस भी कर सकते हैं, बाद में उसको रेटिफाई करवाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 186 का जो बात करता है। अब सेक्शन नंबर 186 जो कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, वहां पर काफी सारी बातें मना कर रखी है, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। अब उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई किस पर्टिकुलर पॉइंट ये 186 सेक्शन अप्लाई नहीं करता। तो वहां पर ढेर सारी जो बातें लिखी गई थी, जो 4 ऑप्शन थे वो सेक्शन नंबर 186 के ही थे। बाकी एक ऑप्शन था जो इजीली मेकआउट कर पा रहे थे लोग कि डायरेक्टर को ऑप्ट करके कुछ था, तो उस केस के अंदर ये था कि ये प्रोविजन सेक्शन नंबर 186 का नहीं है। अब इन क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका है कि जो भी प्रोविजंस में दे रखा है, बड़े बड़े जो प्रोविजंस हैं, देखो बेसिक जो क्वेश्चन है कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, कितने डेज है, किसका अप्रूवल चाहिए, वो तो बंदा याद कर लेता है। बट जो बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको आपको बस एक बार रीड करना। आप जब क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको इंटेंट समझ में आता है कि आपने कैसे वो पढ़ा था और किस सेक्शन में लिखा गया, तो आप वो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं, तो हम स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस दे देते हैं कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कौन कौन सा
काम कर सकती है कंपनी या फिर नहीं कर सकती। इस केस के अंदर हमने एक क्वेश्चन जैसा इस रिस्पेक्ट में, क्या कोई कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है किसी पर्सन को? तो आंसर है नहीं, ये इनकरेक्ट है, वो नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है उतना तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। अगले पार्ट को पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ अ चेयरपर्सन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल कितना हो सकता है? तो आंसर इज 70 ईयर्स। अगर ये क्वेश्चन होता है ट्रिब्यूनल के बारे में, एक प्रेसिडेंट होता है ट्रिब्यूनल का, उसकी कितनी एज हो सकती है? तो तब आंसर होता है 67 ईयर्स का। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है और आपको लगता है जी ये ठीक नहीं है ऑर्डर, इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल को। उसका ड्यूरेशन है 45 डेज। सेम क्वेश्चन कवर्ड इन एमसीक्यूज। ओके, एक क्वेश्चन आता है, अभी तक एक क्वेश्चन है जो आपके कोर्स के बाहर का है, तो वो ये क्वेश्चन है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको प्रिपेयर करनी होती है? अब इसका आंसर है होल्डिंग कंपनी। तो इस क्वेश्चन को आप बाहर का क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ही कंसोलिडेट करेगी ना। कोई अगर सब्सिडरी कंपनी है वो थोड़ा ना अपने होल्डिंग कंपनी वालों के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके दिखाएगी। होल्डिंग कंपनी बोलेगी जी मैं होल्ड करता हूँ इस सब्सिडरी कंपनी को, कहीं ना कहीं मेरी कंपनी है, तो हाँ इसके फाइनेंशियल भी मेरे फाइनेंशियल है। ठीक है, अगर इसकी बात करें कंपनीज एक्ट के अंदर, तो सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है। अब ये आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड, मतलब आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट इतने क्वेश्चन तो देखो, एक आधा क्वेश्चन तो बाहर से आता ही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है फाइनेंस का। फाइनेंस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा एक ही स्ट्रीम है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है, हु रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी ये एनबीएफसी के टॉपिक के अंदर कवर्ड है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है इनविट्स को कौन रेगुलेट करता है? तो वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज के अंदर है कि इनविट्स और रीट्स को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड की बात करते हैं, एक क्वेश्चन था कि नाबार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग को सुपरवाइज करता है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है कि नाबार्ड क्या काम करता है तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जो और भी इसमें ऑप्शन से कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थे, बट कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इंस्टीट्यूट ने आई होप ये कवर कर रखा होगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज लीस्ट रिस्क? सबसे कम रिस्क होता है, तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गिल्ड सिक्योरिटीज है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल मार्केट के अंदर अगर लोन दिया जा रहा है 2 to 14 डेज। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि यहाँ पे 15 डेज दे रखा था, तो आप एक बार कंफर्म कर देना कि 14 था 15 था। तो इस केस के अंदर उसको क्या बोला जाता है कॉल मार्केट के अंदर? तो अगर आप 2 to 14 डेज का लोन देते हैं तो उसको नोटिस मनी बोला जाता है। अगर एक दिन का ही ओवरनाइट है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं, और उससे ज्यादा का तो टर्म मनी बोलते हैं। ओके, कवर्ड इन एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि फिर से एक गलत क्वेश्चन है। अगर कमर्शियल पेपर इशू करना है तो टैंजिबल नेटवर्थ कितने होनी चाहिए? आंसर 4 करोड़ आपको मार्क करना था, बट एक्चुअल आंसर 100 करोड़ है, जो हमारे एमसीक्यूज में हो रखा है। अब इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पुराना डेटा को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। जनवरी 3 को अमेंडमेंट्स हो गई थी, नई डायरेक्शंस आ गई थी, जिसके अंदर कमर्शियल पेपर की जो एलिजिबल इशूअर है वो कौन है और कंडीशंस क्या वो बताई गई थी, जो कि है मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए की। मैंने जब 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी तब मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मनी मार्केट के बारे में अपडेटेड चीजें पढ़ के जाना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि बात कहीं ना कहीं मेरी गलत होगी कि मनी मार्केट में आपको पुरानी बातें पढ़ के जानी चाहिए थी। ठीक है, चलो अगला पार्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% कूपन रेट पे एक बॉन्ड इशू हो रखा है, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इशू हो रखी है। कह रहा है आपने उसको परचेज करा था 80 रुपीज पे, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट या फिर यील्ड क्या है? तो अगर कूपन की बात करें तो हमेशा फेस वैल्यू पे आपको मिलता है, तो आप इसमें 10 रुपए ही कमाएंगे। आपने पेमेंट करी 80 रुपीज की इसको खरीदने में, तो आपका जो रिटर्न है वो है 10 डिवाइडेड बाई 80, जो कि 12.5% निकल के आता है। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में, आपसे एक डेफिनेशन दे दी गई और पूछा गया कि इसका कौन सा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? तो आंसर है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन आप क्लैरिफाई कर देना, क्या पता क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट दे रखा था और ऑप्शन के अंदर बता रखा था कि आपको क्या करना होता है,
कि आप ऑब्लाइज्ड होते हो कि आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप जो भी परचेज करो या फिर सेल करो उस कॉन्ट्रैक्ट को, एक बंदा फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देगा, एक फ्लोटिंग पे ले लेगा। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और ये एग्रीमेंट भी बहुत लोग पढ़ के जाते हैं। इजी है, अगर आप डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो ये तो आप जरूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज के अंदर भी थे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन है, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के बारे में, आईओएससीओ के बारे में। तो कह रहे हैं कि इसका जी काम क्या है। इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि सिक्योरिटीज कैसे फंक्शन करेंगी। बैंकिंग के रिस्पेक्ट में जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है वो तो बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी अभी के टाइम पे बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का अगर काम की बात करें तो स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन और था बॉन्ड यील्ड की कैलकुलेशन के बारे में। इसके बारे में मेरे को क्लैरिटी नहीं मिली कि क्या क्वेश्चन था, आप प्लीज कमेंट करके इसको बताएंगे। तो यहाँ पर मेरा पार्ट कंप्लीट होता है। मैनेजमेंट के पार्ट के अंदर बरखा मैम अवेलेबल नहीं है, उनका कुछ फैमिली रीजन था, वो आज इस सेशन को नहीं ले पा रही। तो उन्होंने क्वेश्चंस बना के भेज दिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं उतने बेटर तरीके से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है मैनेजमेंट का। फिर भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो वैभव सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो मैनेजमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, अ लीडर हु कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज द परसेप्शन बिहेवियर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फॉलोअर्स। तो उनको क्या बोलते हैं, किस टाइप की लीडरशिप है? आंसर इज ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। अगला क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ बैरियर्स अराइजेस व्हेन पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड? आंसर है कल्चरल बैरियर। अगला क्वेश्चन आता है, द प्रोसीजर ऑफ अलाइनिंग ह्यूमन एफर्ट्स विद रिसोर्सेज टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट अंडर द फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ अ लीडर व्हेन ही मेक्स प्रेस्क्राइब्ड डिसीजन अमंग सेवरल डिसीजन। तो उसमें उसका क्या मतलब फीचर को देखा जा रहा है, तो वो डिसीजन मेकर है उस समय। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज इग्नोर। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो आंसर की होगी उसको बाद में फिर से डिस्कस करवा देंगे वर्कम मैम से। ठीक है, school of management that covers modern day dimensions like globalization. The answer is contemporary approach. 40th question is competency which is measured by organization to define and measure the technical and specialized abilities required for specific role. तो ये क्या होता है? तो functional competencies को देखा जाता है। ठीक है, identifying and improving the skills of individual potential for the promotion and for organizational development। तो यहाँ पर पोटेंशियल अप्रेजल हो रहा है कि आपके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं इंक्रीज करा जा रहा है। ठीक है, आपका खुद का भी ग्रोथ हो सके और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, increase training skills or members skills of members will increase tangible benefits for bottom line of the organization। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इसका आंसर है। एक आपका क्वेश्चन था कि जिसके अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ वर्क के बारे में बात करी गई थी, तो उसका आंसर है स्केड्यूलिंग। तो 43 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी के जो 7 क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के हैं, वो वैभव सर इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारे जो लेक्चर्स है, हमारे जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा जरूर लाइक एंड कमेंट करिएगा। हम मिलेंगे आप मेंस के एग्जामिनेशन के लिए और भी डिटेल प्रिपरेशन के साथ। मैं अपने सेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, इकोनॉमिक्स का सेशन अभी स्टार्ट होगा। ओके, टाटा, बाय बाय। Hi everyone, this side Vaibhav Oberoi, इकोनॉमिक्स फैकल्टी एट सी ए रमन लूथरा क्लासेस। सो आज आप लोगों का सेबी ग्रेड ए फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो गया एंड आई होप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो यार जितने भी हमारे जो कैंडिडेट्स थे जो सी ए रमन लूथरा क्लासेस से पढ़ रहे थे और जिन्होंने सी ए रमन लूथरा क्लासेस को यूट्यूब पे फॉलो करा, उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि भाई जैसा सर ने करवाया था खासकर इकोनॉमिक्स में जिस जिस का जो जो लेवल बताया था उससे कम ही आया, बढ़कर नहीं आया। ठीक है, तो चला हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, अगेन मैं बता दूं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, तो ऐसे में जितना बच्चों को जितना जितना याद था, जो जो याद था वैसा वैसा जो है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही परफेक्ट क्वेश्चंस हैं और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही गलत क्वेश्चंस हैं। तो आप लगा के चलिए कि 70 to 80% एक्यूरेसी पे ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको याद है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में ये आया था, विच कंसेप्ट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और ऑप्शंस में जो था डिमांड था, ऑप्शंस में इलास्टिसिटी था, और
और 2-3 चीज़ें थी, मतलब वो 2-3 चीज़ें तो जो थी वो तो ऑब्वियसली आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक कंफ्यूजन देखने को मिली इलास्टिसिटी और डिमांड में। तो यार इसका करेक्ट आंसर होगा डिमांड। रीजन बीइंग, देखो इलास्टिसिटी में भी ना कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है। इलास्टिसिटी बड़ी टाइप की होती है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी की, तो हाँ वो रिलेशनशिप बताती है प्राइस एंड डिमांड में। अगर मैं बात करता हूँ इनकम इलास्टिसिटी, फिर वो इनकम और डिमांड में बताती है। अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी, वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और उसमें बताती है डिमांड में। तो जब हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ तो हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे, और डिमांड तो हमें पता ही है कि वो तो सीधा सीधा रिलेशन बताता है। तो ये मैंने बच्चों को क्लास में भी करवाया था, कैंडिडेट्स को, साथ में ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया था कि डिमांड का मतलब क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। बट ऑप्शंस मैं हर बार ही बोलता हूँ क्लास में भी कि एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस मुश्किल नहीं बनाते, आपके ऑप्शंस मुश्किल बनाते हैं, खासकर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला बता दीजिए। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला, जो कि अगेन सीधा सीधा होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी सीधा सीधा मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ था, सीधा सीधा क्लास में पढ़ाया गया था कि पर कैपिटा का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है पर हेड, बाय हेड। बट बाय हेड हम कितना अर्न कर रहे हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम को आप कंट्री की या स्टेट की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चंस का लेवल तो यार बहुत ही इजी आया था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि अगला ही क्वेश्चन है, आईएसएलएम डिफाइंस विच मार्केट। अब इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि आईएसएलएम जो है वो गुड्स और मनी मार्केट दोनों को डिफाइन करता है। इसमें रियल मार्केट ऑप्शन था, साथ में गुड्स अलग था, मनी मार्केट अलग ऑप्शन था, रियल था, स्टॉक मार्केट था, लेबर मार्केट था। तो यार आई थिंक इसमें वो गुड्स या मनी दोनों में से जिसने भी जो किया होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो गुड्स या मनी दोनों ऑप्शन को ही वो करेक्ट समझेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ रियल मार्केट का कुछ सेंस बनता नहीं है, स्टॉक मार्केट होगा नहीं, लेबर मार्केट होगा नहीं। तो इसका आंसर होगा गुड्स एंड मनी मार्केट। उसके बाद अगला आता है आपका, व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी कॉल्ड। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो एक पर्टिकुलर ईयर में एक टेरिटरी के अंदर क्या बोलते हैं हम उसको, तो द बेस्ट ऑप्शन suited टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी आप भले जीडीपी एट मार्केट प्राइस देख लो या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देख लो, दोनों में ही आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेता है इन अ ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो ये भी सीधा सीधा नोट्स में ही करवा रखा था। उसके बाद अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें ऑप्शन थे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, उसके अलावा आपका एक था आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बैरियर टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सॉरी माय बैड। तो जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा था वो था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, जो कि सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने करवा दिया, बट जो भी पढ़ाता है ये वाला टॉपिक, तो ये तो सबसे बेसिक है, ये तो सबसे बेसिक, और ये मैंने बोला था क्लास में कि भैया ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, क्योंकि इनमें इतना लेवल नहीं डालते हैं वो, तो या तो ज़्यादा ज़्यादा मैंने तो इतना बोला था बस कि डायग्राम तक पढ़ लेना, ये तो बहुत ही बेसिक आ गया, तो इतना तो पढ़ा ही होगा कैंडिडेट्स ने। अगला आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन। अब एज अ स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन किसी स्टूडेंट से मेरे को सुनने में आया, कोई कह रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा। तो बेसिकली जैसा भी हो, द बेस्ट ऑप्शन suited टू द क्वेश्चन was करंट स्किल सेट इज आउटडेटेड, जहाँ पर हमारे करंट स्किल सेट आउटडेटेड होते हैं, और जहाँ पर हमारा जैसे अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेम एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हुआ, कई लोगों का जो स्किल्स उन्होंने पोजेस करी हुई थी वो आउटडेटेड हो गई। तो इसलिए आप देखोगे यूट्यूब पे या इतनी सारी जगहों पे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं एआई के, सो दैट पीपल कैन अपग्रेड देयर स्किल। तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि आपकी स्किल पुरानी हो गई है और अभी नई स्किल्स मार्केट में चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अगेन करवा रखा था क्लास में, बता रखा था विद एग्जांपल्स। और एक आखिरी क्वेश्चन जो देखने को मिला था, स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इजीएस्ट ऑफ ऑल जो होता है क्वेश्चन, जिसमें सिंपल ऑप्शन था इसका, हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि प्रॉपर विद डायग्राम क्लास में बताया गया था। तो आई होप
आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। ठीक है, सी ए रमन लूथरा क्लासेस में बहुत मेहनत करी गई बाय ईच एंड एवरी टीचर फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, और ये इंश्योर किया गया कि यार बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यार मेरे इकोनॉमिक्स हो गए या फिर जितने भी टीचर्स हो गए, उनके सब्जेक्ट्स हो गए, जैसा करवाया गया था, जितना बताया गया था उससे कम ही आया, बढ़कर कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सही लगा, ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है अपने फेज 2 की तैयारी के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अदर एग्जाम्स लाइक IFSCA एक्सेट्रा के लिए भी CA रमन लूथरा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।